हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल। आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक टॉपिक लेकर, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं बेटा? हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन क्या होता है। हमने देखा कि एनसीईआरटी लिखती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज समवॉट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जाना। यूनिवर्स में बड़ी सारी गैलेक्सीज हैं बेटा, उनमें जाना। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम ने जाना। हमारा छोटू सा गोला अर्थ इज जस्ट अ स्पेक यूनिवर्स के सामने, इसको जाना। अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, अर्थ काका गोला थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी, इसको जाना। फिर हमने जाना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। तो पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आई। सबका अलग अलग मानना था। हिंदुइज्म का अलग मानना था कि ब्रह्मा जी ने इस अर्थ को बनाया है, और पहला जो लड़का था वो मनु था, और पहली जो लड़की थी वो श्रद्धा थी। ऐसे ही क्रिश्चियंस में ऐसा मानना है कि फादर सोरेस का कि पहला जो लड़का था वो था आदम, और पहली जो लड़की थी वो ईव थी बेटा, और ये अर्थ 4000 साल पहले बनी है। इस तरह की कुछ मानना था। फिर हमने देखा कि कॉस्मोजोइक थ्योरी, जो कि रिचर्ड साहब ने प्रपोज की। उन्होंने बोला कि इंटरप्लेनेटरी थ्योरी है, यानी कि लाइफ जो है वो किसी और प्लैनेट से यहाँ पर स्पोर की फॉर्म में आई है। तो लाइफ, पहली लाइफ वहां पे भी कैसे बनी, ये तो हमारा फिर भी क्वेश्चन ही रहा। फिर वॉन हेल्महोल्ट्ज साहब आए, उन्होंने बोला कि लाइफ नॉन लिविंग से अपने आप बन जाती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी नाम दिया गया और बोला गया ए बायोजेनेसिस। मतलब ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग से लाइफ बनना। उन्होंने बोला कि बारिश के मौसम में आप देखते हो कि मेंढक हो जाते हैं, नॉन लिविंग से बन गए। टायर वगैरह में पानी भरा होगा, उसके अंदर मच्छर वगैरह भिनभिनाने लगेंगे, यानी कि वहां पर लाइफ बन गई है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। उन्होंने क्या कहा, 21 दिन तक उसको रखा, किसको, एक शर्ट ली, स्वेट वाली शर्ट ली, और पसीने में भीगी हुई शर्ट ली, और कुछ गेहूं के दाने लिए और रख दिया, और 21 दिन तक रख दिया। वहां पे चूहे आ गए। आपको पता था चूहे बाहर से आए। ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की कि भाई लाइफ जो बनी है वो नॉन लिविंग से बनी है। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी ने डिस्प्रूव कर दिया। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर नहीं दे पाए उसको। फिर लजारो स्प्लांजनी, उन्होंने इस चीज को उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज को बेहतर बताने की कोशिश की। उसके अगेंस्ट भी 4 क्वेश्चन खड़े हो गए, वो भी चुप हो गए। फिर सबकी बोलती बंद करने वाले आए लुई पाश्चर, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। अब सब लोग मान रहे थे कि हाँ यार ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता, ए बायोजेनेसिस नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ बायोजेनेसिस होता है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देने वाले थे हक्सले और हार्वे। हक्सले और हार्वे ने थ्योरी दी है ना, और उन्होंने बोला कि ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो, इसका मतलब नई लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है बेटा। क्वेश्चन तो फिर वही का वही है, प्री एग्जिस्टिंग से तो बनती है, लेकिन पहली लाइफ कैसे बनी होगी, ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का, ये अभी भी सवाल था। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग ओपरिन और हाल्डेन की थियरी पढ़ेंगे। इन्होंने, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है, इन्होंने सबसे पहले बताया बेटा कि लाइफ जो है वो पहली लाइफ बनी कैसे है। क्लियर है बात? तो समझते हैं। तो इसको प्रपोज किया, इस थियरी का नाम क्या है और क्या क्या नाम है इसका। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न थियरी, या इसको हम बोलते हैं केमिकल थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक थियरी, या इसको मटीरियलिस्टिक थियरी भी कहते हैं। क्लियर बात? इसको प्रपोज करने वाले कौन थे, नाम ऊपर ही लिखा है, कौन, AI ओपैरिन एंड JBS हाल्डेन। तो बच्चों AI ओपैरिन जो है वो एक रशियन साइंटिस्ट है, वो एक रशियन साइंटिस्ट है, और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है बच्चों, ठीक है, इज फ्रॉम इंग्लैंड। बाद में लेटर ऑन ये इंडिया के अंदर भुवनेश्वर में आके, उड़ीसा के एक शहर में भुवनेश्वर में आके बस गए थे, वहीं पे यूनिवर्सिटी में काम करने लग गए थे। क्लियर है? फिर उन्होंने बाकी का जिंदगी अपनी इंडिया में ही बिताई। AI ओपैरिन जो थे बेटा, उनकी एक बुक भी थी, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मत बोल देना, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ही बताया ना उन्होंने, उसी के ऊपर सवाल बुक लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी थी, डार्विन साहब की थी, याद रखिएगा। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला जानते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट था कि फर्स्ट लाइफ अराइज ए बायोजेनेटिकली।
and then biogenetically ever since. मतलब मेरे बच्चों सबसे पहली जो लाइफ अराइज हुई वो ए बायोजेनेटिकली हुई, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जो लाइफ बन गई है बायोजेनेटिकली उसके बाद सिर्फ लिविंग से लिविंग ही बन रहा है, और अब ए बायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। और इस पूरी बात को इन्होंने प्रूव करा, मतलब थियोरी में प्रूव किया और इस पूरी बात की थियोरी लिख दी। ठीक है, उसी थ्योरी को हमें पूरा पढ़ना है आज। तो बेटा इन्होंने क्या बोला कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे आपके डाइवर्स कॉम्प्लेक्स मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, यानी कि इन नॉन लिविंग से आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन नॉन लिविंग से क्या बनी है, फर्स्ट लाइफ बनी है। इसी को बोला गया क्या, ए बायोजेनेसिस। और अब तो सिर्फ नई लाइफ किससे बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग से। सर अब ए बायोजेनेसिस क्यों नहीं हो जाता, बताऊंगा डिटेल में। इन्होंने बोला कि पहली लाइफ जो बनी है वो तो पानी में बनी है, और पानी तो बहुत जरूरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। पानी बहुत जरूरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। चलो इनकी थ्योरी समझते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि पहली लाइफ तो ए बायोजेनेटिकली बनी है ना, और उसके बाद तो बायोजेनेसिस हो रही है। अब बायोजेनेसिस हो रही है यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है और नई से अगली जनरेशन आ जा रही है। चलो ये तो हमें पता है सर, आप ये प्रूव करो कि पहली लाइफ ए बायोजेनेटिकली बनी है। अब ध्यान से समझते हैं। तो इस थ्योरी को बेटा दो पार्ट्स में बांटा गया, इस थ्योरी को दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट जो था वो था केमिकल एवोल्यूशन। इन्होंने बोला कि केमिस्ट्री से लाइफ बनी, यानी कि एटम से लाइफ बनी। ठीक है, फिर कुछ लाइफ जो बनने लगी उसके बाद इन्होंने बोला बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इन्होंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बताया। ठीक है, पहले उनको केमिकल बोला, बाद में जब उन केमिकल को हम लाइफ बोल सकते थे तो हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोला। केमिकल एवोल्यूशन को हमने बोला कीमोजेनी और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को बोला बायोजेनी। ध्यान से समझते हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिक स्टेज। आप बोलोगे सर इससे पहले भी कौन था, मैं बोलता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल ले लो, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल ले लो, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल से एटम कैसे बना है ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, एटॉमिक स्टेज आ गई। अब ध्यान से सुनना, सर अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों बनी, बाई चांस। सर क्यों, क्योंकि सबसे पहले अर्थ के ऊपर ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, हीलियम भी आया था, हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे पहले आ गया था। ठीक है, और ये वाले ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये एलिमेंट आ गए, किससे बने सर, गॉड पार्टिकल से बने। अर्थ के ऊपर ही क्यों बने, बाई चांस बन गए होंगे, कहीं और भी बने हो सकता है बने हो। आप पूछोगे सर कहीं और लाइफ है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा यार हर साल नासा, इसरो करोड़ों डॉलर्स खर्च करता है, बहुत पैसा खर्च करता है इस चीज को जानने के लिए कि दूसरे प्लैनेट पे लाइफ है या नहीं है। तो ये तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है लाइफ हो सकता है हमारी जैसी लाइफ हो सकता है हमारी जैसी लाइफ ना हो सकता है किसी और फॉर्म में लाइफ हो सकता है लाइफ हो ही ना। तो मेरे बच्चों ये आज भी सवाल ही है, अगर इसका आंसर मिल गया होता तो नासा, इसरो आज ढूंढने के लिए इस पे लाखों करोड़ों डॉलर्स नहीं खर्च कर रहे होते। क्लियर है बात। चलो ये बने कैसे, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर हमने बात किया कि अब एटम तो एटॉमिक स्टेज में नहीं रहता है, क्यों सर, रिएक्ट करेगा। अब वो मॉलिक्यूल बना के रहना चाहता है। तो अब हुआ क्या बेटा, ये सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जितनी फ्री ऑक्सीजन थी, फ्री ऑक्सीजन बची ही नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बची ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, CH4 हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने अपने साथ भी बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने H2O के साथ भी बॉन्ड बनाया। ठीक है, ऑक्सीजन ने CO2 के साथ बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऐसे इन्होंने अपना बॉन्ड बनाया। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बन गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए बेटा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए। और आपको पता है इन सब में आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है ना, केमिस्ट्री की बातें हैं। इसकी 3, इसकी लगभग 2.9 समथिंग। तो भाई इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या करेगा सर, बॉन्ड बना लेगा। और अच्छी बात क्या भी पता है, एक भी ऑक्सीजन फ्री नहीं मिला, यानी कि सर ऑक्सीजन है ही नहीं एनवायरनमेंट में, फ्री ऑक्सीजन नहीं है क्या, मैं कहता हूं नहीं है।
तो सर इन्वायरमेंट कैसा, रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग? भाई ऑक्सीडाइजिंग कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। अर्थ के ऊपर रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है, बिल्कुल है। अब आप बोलोगे सर पानी बन गया, अच्छा बिल्कुल बन गया पानी। सर कहां बना होगा, एटमॉस्फेयर में। देखो ध्यान से समझो, ये अर्थ है, अर्थ तो अभी एक आग का गोला है, अभी टेम्परेचर नहीं, मतलब टेम्परेचर भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बोला बालकों, ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर, अर्थ अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्लाउड बन गए। क्यों बन गए सर, क्योंकि पानी नीचे आया था, पानी वापस ऊपर चला गया, पानी नीचे आया, पानी वापस ऊपर चला गया। क्यों सर, अर्थ बहुत गर्म है, इवापोरेट कर जाएगा ऊपर से, फिर धीरे धीरे और नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ऐसी ये पूरी साइकिल चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी। फिर धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे आया होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आया होगा, तो पानी ठहरने लगा होगा सर। तो अब क्या हुआ सर, पानी ठहर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, पानी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कंडेंस कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पर डीकंडेंसेशन होके रेन हो जाती है, ठीक है। अब पानी यानी कि धरती पे ठहरने लगा है। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, यहाँ पर जितने अर्थ के गड्ढे थे, उन सारे गड्ढों में तो पानी भर गया होगा, बिल्कुल भर गया, ये रहा सारा वाटर, ये रहा सारा वाटर, ये रहा। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर ऊपर तो गैसेस भी होंगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल होंगी। कौन कौन सी गैसेस है, मैंने ले लिया CH4, NH3 और H2, ठीक है, ये गैसेस है। तो इन गैसेस में जाके मिल रहा है, मतलब पानी मिल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर मिल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर मिल रहा है, नीचे आ रहा है, यही कंडीशन चली हुई है। अर्थ का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता 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 नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया, पानी ठहरने लगा, लेकिन पानी है बहुत गर्म। इसी को बोला गया क्या, हॉट डाइल्यूट सूप, इसी के अंदर लाइफ बनेगी। इसको प्रीबायोटिक सूप भी बोला, प्रीबायोटिक सूप। किसने बोला सर, हाल्डेन साहब ने बोला। सर अर्थ का एनवायरनमेंट बताओ कैसा। अर्थ का एनवायरनमेंट उस टाइम पे रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन तो थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तीसरी बात अर्थ अभी तो आग का गोला ही थी। अब सोचो अर्थ के इतने पार्ट में अगर आज लावा है तो आज वोल्केनिक इरप्शन यहां से हो जाता है। उस टाइम पर अर्थ के इतने पार्ट में लावा होगा, इतने पार्ट में पूरे में बाहर तक, यहां तक लावा होगा। अब तो यहां तक ठंडी हो गई है, तब तक वहां तक लावा होगा, तो वोल्केनिक इरप्शंस कितना हो रहा होगा, सब बहुत ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि लावा यहां तक है, यहां से सीधा बाहर आना बहुत इजी है, यहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका मतलब है उस टाइम पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, बिजली कड़क रही होगी, डायरेक्ट यूवी रेडिएशन हमारे ऊपर आ रही होगी, ओजोन वगैरह थी नहीं, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, बारिश हो रही है, मतलब टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा है, ये सब कंडीशन चल रही होंगी, सब अर्थ की कंडीशंस थी। और उसी कंडीशन में ये सब चीजें बन रही है। आप जानते हो सर सब एटॉमिक यानी कि गॉड पार्टिकल से, गॉड पार्टिकल तो गॉड पार्टिकल की फॉर्म में रहेगा ही नहीं, सीधा बनाया गया एटम, बना दिया इसने एटम। कोई ज्यादा गॉड पार्टिकल जुड़ गए तो भारी एटम बन गया, कार्बन बन गया, नाइट्रोजन बन गया, फॉस्फोरस बन गया, सल्फर बन गया, हाइड्रोजन बन गया, अगर कोई कम गॉड पार्टिकल जुड़ गए। अब फिर उससे क्या हुआ बेटा, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज में बनी, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्टेज बना दी। अब उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने इनसे। इनसे क्या हुआ, इनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। क्या क्या बने सर, इनसे न्यूक्लियोसाइड बन गए, ठीक है, इनसे अमीनो एसिड्स बन गए, ठीक है। इन्होंने बोला कि इनसे फैटी एसिड्स बन गए, इससे ग्लिसरॉल बन गया, इससे कुछ मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स वगैरह बन गई, ठीक है, कुछ सिंपल शुगर्स वगैरह बन गई। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, यहां से ये बना, मैंने मान लिया मैं केमिस्ट्री में पढ़ा हूं, इससे ये कैसे बन गया अपने आप, ये बताओ डीएनए वीएनए कैसे बन जाएगा सब। मैंने बोला कि एक काम करेंगे, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा तुम्हें। इन्होंने तो थ्योरी में प्रूव किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसने जानते हो, मिलर साहब ने। थ्योरी में किसने प्रूव किया इस बात को, एआई ऑपरन और जेबीएस हाल्डेन ने किया। इसी बात को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखा दिया था मिलर साहब ने, है ना, स्टैनले मिलर और उनके टीचर हैरोल्ड यूरे ने। समझते आगे। फिर इनसे सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अब देख ध्यान से समझना, अब अमीनो एसिड में पॉलीमराइजेशन हुई होगी,
तो पॉलीमराइजेशन से अमीनो एसिड से क्या बना बेटा? अमीनो एसिड से क्या बना? प्रोटीन बना होगा, लेकिन ये प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक थे उस टाइम पे। फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह जुड़ गए होंगे, सर वैसे ही जुड़ना चाहते हैं, पानी निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करेंगे और सीधा फैट्स बना देंगे, लिपिड बन गया, फैट्स बन गया या लिपिड बन गया। ठीक है सर, मोनोसैकेराइड भी पॉलीमराइजेशन करेगा और पॉलीसैकेराइड बना देगा, मान लिया। सर न्यूक्लियोसाइड भी न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने लगेगा, मान लिया। ये सब तो पॉलीमराइजेशन करके बनाने ही चाहते हैं चेन। सर पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ा, पॉलीमर चैप्टर पढ़ा हमने, हमें ये पता पॉलीमराइजेशन तो हो जाता है। ओके तो ये सब चीजें हो जाती है। सर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इससे सारे अमीनो एसिड्स वगैरह बन गए, न्यूक्लियोसाइड बन गए, ये बात हजम नहीं हो रही, तो भाई इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मिलर साहब ने दिया हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर आप देख पा रहे हो कितना है, बहुत हाई था, अब धीरे धीरे करके कम हो गया। और इससे इन्होंने क्या बोला, इसी के अंदर ये यहाँ पर ये सब क्या बन गए, ये सब बनने लगा इसमें, ये सब पानी में बनने लगा। कैसे? इन्होंने बोला कि देखो पानी था या इवेपोरेट किया, इन सारी गैसेस के साथ मिला, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, इन गैसेस के साथ मिला, नीचे आया, फिर इन गैसेस के साथ मिला, नीचे आया, फिर इन गैसेस के साथ मिला, नीचे आया। और यहाँ पे धीरे धीरे देखते देखते इनसे CH2 से, CH4 से, CO2 से, H2 से, अमोनिया से वाटर मिलता गया और ये सब बन गए। उन्होंने कहा क्या बकवास की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आगे और लोग आएंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को ये बातें। ठीक है चलो, अर्थ का टेम्परेचर आप देखो, अर्थ उस टाइम पे कैसी दिख रही होगी, देख पा रहे हो अर्थ कैसी दिख रही है इस टाइम पे? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, रेडिएशंस, लाइटनिंग हो रही है बेटा, है ना, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे हैं, ये सब क्या बने, एनर्जी का सोर्स बने सर, एनर्जी का सोर्स बने। आप देखो कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बन गया, उसको बोला गया हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप। किसने? हाल्डेन साहब ने। ठीक है, एनवायरमेंट कैसा था भाई? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मैंने आपको पहले बताया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर बहुत हाई था। अब तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर काफी कम है, उस टाइम पे एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई था। तो ये सबके सब कैसे काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है, और ये सब के सब कैसा काम कर रहे हैं सर? एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। सर आप बार बार रिड्यूसिंग एनवायरमेंट बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है? मैं बोलता हूं भाई इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट मतलब ऑक्सीजन नहीं है। सर ऑक्सीजन होगी तो भाई एबायोजेनेसिस नहीं होगी, क्यों? सर हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो अगर ऑक्सीजन आ गया तो सबको तोड़ देगा। भाई रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखते हो ना, ऑक्सीजन आता है सबको तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, फैट्स को तोड़ देता है, अमीनो एसिड को तोड़ देता है और एनर्जी बना लेता है। हमें उस टाइम पर तोड़ना नहीं था, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना था, बनाना था, इसलिए हमें ऑक्सीजन को हटाना बड़ा जरूरी था। और बात अच्छी क्या हुई जानते हो? बात अच्छी बेटा ये हुई कि यहां पर जो फ्री ऑक्सीजन थी ना, वो इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि सारी की सारी ऑक्सीजन इनमें कन्वर्ट हो गई, H2O में लग गई, CO2 में लग गई, और एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्री ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नहीं बचा। ये अच्छी बात हुई, अगर बच जाता तो जितने फॉर्म्स बन रहे हैं ना, इनको तोड़ के साइड कर देता। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझते हैं। आपने बोला कि सर बताओ, अब मिलर का एक्सपेरिमेंट बताओ, में है ना, साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट बोला गया, आप बताओ कि कैसा अमीनो एसिड्स बने। तो एक्चुअली क्या हुआ था, स्टैनले मिलर साहब ने, स्टैनले मिलर स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपने टीचर हेरोल्ड यूरे को जाके बोला कि सर एक काम करते हैं, इन्होंने ये जो बात बोली है, ओपेरन और हाल्डेन ने जो बात बोली है, इनको डिस्प्रूव करते हैं, इन्होंने जो बोला है उसको एक काम करता है, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डिस्प्रूव कर देंगे। रिजल्ट वैसे ही आ गए भाई, तो डिस्प्रूव करने चले थे और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेकर निकले। तो ध्यान से समझते हैं इन्होंने किया क्या, उन्होंने एग्जैक्ट वही कंडीशंस क्रिएट कर दी मेरे बच्चों। इन्होंने क्या किया, देखो
अब हुआ क्या बेटा, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने पानी ले लिया, ये वाटर ले लिया, H2O, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे बर्नर लगा दिया, ठीक है, ये स्टैंड बना दिया मैंने इसका। ओके, अब हुआ क्या होगा, ध्यान से समझना, एग्जैक्ट वही कंडीशन प्रोवाइड की। क्या हो रहा था सर, सर यहां पर ध्यान देना, बिजली कड़क रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही थी, यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और यहां पर क्या हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये एनर्जी का सोर्स बना दिया, पहली बात, एनर्जी का सोर्स बन गया। इसके अंदर उन्होंने गैसेस डाल दी, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया और H2। किस रेशियो में डाली, 2:1:2 के रेशियो में डाल दी। आप ऐसे याद रखना कि ये वाला इवन है 4, ये भी इवन है, ये 2 इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो NH3 को 1 लिया था, ये याद रखना है आपको, क्लियर है। अब हुआ क्या, ये पानी वेपरेट किया, यहाँ पे आग लगा दिया, पानी वेपरेट कर रहा है, मिल रहा है, पानी वेपरेट होकर यहाँ पर आया, ये सब आ गया पानी, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल जब आए तो इन सब के साथ मिला वो वाटर, और यहां पर हमने लगा दिया क्या, कंडेंसर। हम इधर से क्या कर रहे थे, कोल्ड वाटर डाल रहे थे, ठंडा पानी डाल रहे थे, और यहां से जब आएगा पानी तो बहुत गर्म होगा, तो यहां से हॉट वाटर निकलने लगा। मतलब ऐसे समझो, आपने क्या किया, अपने हाथ में गीला कपड़ा लिया या बर्फ लिया और इसको ऐसे लपेट लिया, तो आपको क्या होगा, ये जो गर्म है ये ठंडी हो जाएगी ना, तो यहां पर इसके ऊपर अगर ऐसा आपने कुछ लगा दिया, कंडेंसर बोलते हैं इसको, कंडेंसर है ना, ऐसा लगा दिया, इधर से ठंडा पानी डाल रहे हो, उधर से गर्म निकल रहा है, क्योंकि इसको ठंडा करना है, इस वाले पार्ट को हमें ठंडा करना है। बात समझ में आई, तो इस पार्ट को क्या बोला गया, कंडेंसर। कंडेंसर क्यों बोला सर, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, स्टीम जो आ रही है यहाँ पे वाटर की, वो यहाँ पे वापस से वाटर बनाना है, कंडेंस करना है, उसको वापस से कंडेंस करना है, पानी को कंडेंस करके, स्टीम को कंडेंस करके वापस से पानी बनाना, और फिर इधर चला जाएगा, फिर ये होगा, फिर यही होगा। एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा था क्या वहां, भाई मैंने क्या बोला था उस टाइम पर, आप देखो कि यहाँ पर अर्थ का ये गड्ढा है, ये प्रीबायोटिक सूप है, ये प्रीबायोटिक सूप है। यहां पर मैंने क्या बोला था, पानी ऊपर जा रहा है और यहां पर गैसेज हैं, यहां पर ये गैसेज हैं, 2:1:2, मतलब उस टाइम तो रेशो कुछ भी रहा होगा, यहां पर गैसेज है, ये नीचे आ रहा होगा, पानी ऊपर जा रहा है, ये गैसेज से मिल रहा है, नीचे आ रहा है, और लाइटनिंग हो रही है ना, लाइटनिंग हो रही है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, यूवी रेज डायरेक्ट आ रही है, और ये सब किसका काम कर रहे हैं, एनर्जी का काम कर रहे हैं। तो भाई हो क्या रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आ रहा है, इनसे मिल रहा है, नीचे आ रहा है, इनसे मिल रहा है, नीचे आ रहा है, इनसे मिल रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिले, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट हमने सेम कर दिया, पानी इधर से जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर इसमें मिल रहा है, फिर जा रहा है, फिर मिल रहा है, फिर जा रहा है, फिर मिल रहा है, यही सब हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी के लिए हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, दूसरी बात। तीसरी बात, हमने इन गैसेस को ले लिया, क्लियर है। और इन्होंने ये प्रोसेस को चलाया पूरे 18 दिन, 18 डेज। कुछ बुक 7 दिन लिखती हैं, कुछ 18 दिन लगती हैं। आप जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है, आप 18 मानकर चलेंगे। तो फिर हमने इनमें निकाल कर देखा बेटा, यहाँ पर क्या हमने देखा कि इसके अंदर, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या मिला आपको जानते हैं? इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स मिले, इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स मिले। कौन कौन से मिले? याद रखो, आग मिली है ना, आग मिली है, मतलब एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और जी से ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, याद रखिएगा, ये जी से ग्लाइसिन होगा। फिर और क्या मिला इसके अंदर हमें? और हमें मिला इसके अंदर सिंपल शुगर मिल गई, हमें इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड मिल गए, ठीक है, हमें इसके अंदर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स वगैरह मिल गए, ये सब चीजें मिल गई। हमने बोला यार बात तो सही है,
इन्होंने यहाँ पर इनको क्या मिला, यहाँ पर ऐसे रेड हॉट रेड फ्लूइड मिला है ना, ये क्या है, रेड हॉट फ्लूइड है, ठीक है। इन्होंने जो रेड हॉट फ्लूइड देखा 18 दिन के बाद, इन्होंने देखा एग्जैक्ट वही सारी चीजें मिल गई हैं। इसका मतलब ये जो एआई ऑपेरन और जेबेस हाल्डेन साहब कह रहे थे बात तो सही है, इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया? मेन तो मिलर साहब थे, लेकिन इनके टीचर का नाम भी लिया जाता है, हरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। इन्होंने इस बात का प्रूफ दे दिया, एग्जैक्ट वही चीज कंडीशन क्रिएट कर दी थी जो यहाँ पर। उन्होंने बोला चलो ये तो बन गए, उन्होंने बोला गैसेस तो बहुत सारी थी, अब मैं डिफरेंट गैस लूंगा, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लूंगा, तो मेरे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये 3 गैसेस ली हैं, इसके अलावा और भी गैसेस बनी थी, इस कॉम्बिनेशन 2:1:2 के रेशियो में ली है। अब तो वहां पर बहुत सारी गैसेस होंगी, बहुत सारे रेशियोज में होंगी, धीरे धीरे करके बहुत सारे अमीनो एसिड बने होंगे। बात समझ में आई? क्लियर हो गया बच्चों? अब ध्यान से समझते हैं आगे। अब हमारे पास क्या बन गया है सर, गॉड पार्टिकल से लेकर आपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तक बता दिया, न्यूक्लिक एसिड बन गया, प्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, फैट्स बन गए। सर लाइफ थोड़ी बनी है, ये तो आज भी प्रेजेंट है, ये तो हम आज भी बना देंगे, हम तो बनाते ही हैं आज भी, लेकिन लाइफ कैसे बनेगी? अब लाइफ बनेगी, अब क्या होगा बेटा, अब लाइफ बनेगी। अब मैं बोलूंगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा। अब क्या होगा? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि इसको क्या बोलूंगा मैं? बायोजेनी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बायोजेनी, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली यहां पर अब हुआ क्या बेटा, ये जो है आपको पता है कि लाइफ तो पानी में बनी है, ये मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब इसके अंदर आपके ये सब पूरा बन गया। सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। जैसे इसके अंदर इट्स अ एग्रीगेट ऑफ क्या क्या बना आपका? सर कार्बोहाइड्रेट बना, सर फैट्स बना, सर प्रोटीन्स भी बना है, सर न्यूक्लिक एसिड भी बना है। ये पूरा इसका एग्रीगेट बन गया। इसको मैंने नाम दिया, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने नाम दिया क्या? इसको मैंने नाम दिया प्रोटोबायोंट बोला, ठीक है। क्या बोला गया? प्रोटोबायोंट। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रोटोबायोंट में यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स थे, इस प्रोटोबायोंट के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बना लिया है, एक हाइड्रोफिलिक बॉन्ड क्रिएट कर लिया इन्होंने। तो इसके ऊपर ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आके ऐसे लग गए। तो यहां यानी कि यहां पर ये पानी में ही है, लेकिन ये एक वाटर कोटिंग हो गई, इसके ऊपर वाटर की एक फिल्म चढ़ गई है, आप बोलोगे सर पानी में ही तो है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल ने तो होल्ड कर लिया है, यानी कि यहां पर ये पूरा के एकदम वाटर की लेयर बन गई है ना। क्या ये लेयर कंप्लीट आइसोलेशन कर देगी बाहर से? सर नहीं कर पाएगी। ये लेयर इस एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर देगी? सर नहीं कर पाएगी। पानी की लेयर है, पानी में ही है, लेकिन कुछ लेयर जैसा तो दिख रहा है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हो, वहां पे पानी की बबल्स बन जाते हैं, वहां पे लगता है कि वहां पर जाके चिपक गए हैं। तो यानी कि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जाके चिपक गए हैं। तो मैंने बोला कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब ग्रोथ करेंगे? मैं बोलूंगा सिंपल ग्रोथ तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा सर सिंपल ग्रोथ करते हैं? मैं बिल्कुल करते हैं। कैसे सर? हिमालय पे भी तो अभी तक सी शोर्स वगैरह पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो रहा, बढ़ रहा है, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स बढ़ते जा रहे, बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे ही ये भी बहुत सारे बड़े इसके ऊपर और जुड़ता जाएगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बढ़ता जाएगा। सर सिंपल ग्रोथ शो कर रहा है। अच्छा सर ग्रोथ तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। तो सर मैं बायोजेनी बोल दूं कि लाइफ की बनने की शुरुआत हो गई है? बात समझ में आई आप लोगों को? लाइफ के बनने की शुरुआत हो गई है। अब होगा क्या बेटा? सिंपल ग्रोथ शो कर रहा है। क्या सर ये रिप्रोडक्शन करेगा? तो भाई रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे सब अपने। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड रिप्रोड्यूस करने लग गया है ना, पूरा ये पार्ट रिप्रोड्यूस करने लग गया, अपने जैसा दूसरा बना देगा, ऐसा नहीं होगा। रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। क्लियर बात? तीसरी बात है, लिपिड की कोटिंग प्रेजेंट नहीं है, लिपिड की कोट एब्सेंट है।
यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, पार्शियल आइसोलेशन हो रहा है ना। वाटर की कोटिंग है सर, लिपिड की कोटिंग नहीं है। इसको इतना मेंशन क्यों कर रहे हो? इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा जो सेल है या प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक का सेल, सबके अंदर लिपिड की बाइलेयर की बनी होती है आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही है जो सेल को अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से आइसोलेट करती है। सेल जिंदा कब होगा? जब अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, अंदर रिएक्शन करा पाएगा, अंदर चीजें कर पाएगा, अंदर का टेम्परेचर, अंदर की चीजें, अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर पाएगा। आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है सर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे बाहर से कर पा रहे हो? ये लेयर है। अगर आइसोलेशन ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे? यानी कि आइसोलेशन बहुत जरूरी था। कहीं ना कहीं आइसोलेशन इतना जरूरी था कि अंदर का पूरा होम्योस्टैसिस मेंटेन कर पाए। तो अभी होम्योस्टैसिस जिस दिन मेंटेन हो गया उस दिन मैं बोलूंगा लाइफ आने की बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है। बात समझ में आई? अब इसका मतलब है कि यहां पर तो ये सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। यहां पर अभी तक हमारे पास पार्शियल आइसोलेशन था, ये सारी चीजें थी। इसी को आप बोलोगे सर ये बना दिया आपने, आपने प्रोटोबायोंट बोल दिया, इसका कोई सबूत तो दो। तो भाई एक साइंटिस्ट आए, नाम है ओपेरन, आप पढ़ चुके हो। उन्होंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल बनाया, मतलब एक बनाया और उसको नाम दिया कोसरवेट्स। और वो कोसरवेट्स कई हद तक ऐसे ही दिखते थे, यही प्रॉपर्टी शो करते थे इनके कोसरवेट्स भी। बात समझ में आई? फिर क्या हुआ, तो ये तो था बच्चों, ये तो था, इट वाज अबाउट प्रोटोबायोंट। याद क्या रखना है आपको? सिंपल ग्रोथ शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और पार्शियल आइसोलेशन है, लिपिड की कोटिंग नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? फिर इनसे क्या बना, इनसे क्या बना? तो मेरे बच्चों अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लिक एसिड थे, इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था और इनके अंदर जो प्रोटीन था, ऐसे बताता हूं, इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था और जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में था, नॉन एंजाइमेटिक इनएक्टिव फॉर्म में था, और ये रिप्रोड्यूस कर सकता था। इसके अंदर भी रेप्लिकेशन एबिलिटी नहीं थी। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर रेप्लिकेशन एबिलिटी कैसे आएगी? मैं बोलूंगा भाई बहुत बेहतर आंसर तो नहीं है मेरे पास। बात मान लो मेरी, म्यूटेशन हो गया और अब इस न्यूक्लिक एसिड विद रेप्लिकेशन एबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड में क्या आ गया, रेप्लिकेशन एबिलिटी आ गई। क्लियर है बात? इस न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन एबिलिटी आ गई, ये रेप्लिकेट करने लगा। अब ये जो था, अब पानी के अंदर इसका कोई सूटेबल मेटल एक्टिवेटर आया, सूटेबल मेटल एक्टिवेटर आया और इसको एक्टिवेट कर दिया। अब यानी कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी क्या हो गया बेटा, एक्टिवेट हो गया। दिस इज एन एक्टिव प्रोटीन नाउ, ठीक है। तो भाई अब सबसे पहले क्या बन पाया, इन सबको मिला के, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला के अब बन पाया न्यूक्लियोप्रोटीन। आप समझ पा रहे हो, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब सर, मतलब न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन भी है। सब वायरसेस में यही तो होता है। मतलब वायरस बनने की शुरुआत हो गई है क्या सर? बिल्कुल हो गई है। इसके बाद सर, इसके बाद वायरस से तो सीधा क्या बनेगा सर? वायरस से तो सीधा प्रोकैरियोटिक सेल बनेगा जो कि लिविंग है, लाइफ मानते हैं हम। इससे पहले क्या था सर? नॉन लिविंग था। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक हुआ नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, बिल्कुल हुआ। बात समझ में आई? अब इसका मतलब है, अब इसके अंदर ये जो अर्थ है, अर्थ के गड्ढे में पानी भरा हुआ है भाई। ये ग्रीन पानी नहीं है, रेड कलर का था, थोड़ा ऐसे कलर्स में दिखा रहा हूं बस आप लोगों को। अब ध्यान से समझना, सबसे खास बात बताऊं तुम्हें, इसमें लिपिड आइसोलेशन था। इसको बोला गया क्या? अब इससे जो बना इयोबायोंट, या फिर इसको बोला गया प्रोटोसेल। क्या बोला गया? प्रोटोसेल या इयोबायोंट बोला गया बच्चों। सबसे खास बात बताता हूं तुम्हें, किसी को मत बताना, इसके अंदर लिपिड की कोट प्रेजेंट थी, लिपिड कोट प्रेजेंट थी बच्चों। बात समझ में आई? लिपिड की कोटिंग प्रेजेंट थी। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर सर? इसके अंदर रेप्लिकेशन एबिलिटी थी, रेप्लिकेट कर पा रहा था, यस कर पा रहा था। आप समझ रहे हो? तो इसके अंदर रेप्लिकेशन एबिलिटी आ गई है ना, लिपिड कोट इसके अंदर था,
तो यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन हो गया था इसके अंदर, ठीक है, कंप्लीट आइसोलेशन हो गया था। अब इन्होंने आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, ये ऐसा हुआ, आप तो बोल रहे हो थ्योरी में तो कुछ भी बोल सकते हैं हम, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो भाई एक साइंटिस्ट आए, सिडनी फॉक्स, उन्होंने एक बनाया माइक्रोस्फीयर, और ये माइक्रोस्फीयर काफी हद तक इसके जैसा दिखता था, ठीक है, ये माइक्रोस्फीयर काफी हद तक इसके जैसा दिखता था। तो हमें प्रूव हो गया। अच्छा, बड़ी सारी बुक्स बड़ी डिफरेंट बातें लिखती हैं, मैं बहुत सारी रिसर्च करके बच्चों, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद बता रहा हूं, क्योंकि माइक्रोस्फीयर में लिपिड कोड प्रेजेंट होती है और प्रोटोबायोंट में नहीं होती है, इस बेसिस पे मैंने इसको माइक्रोस्फीयर बोला है, बहुत सारी बुक इसको माइक्रोस्फीयर बोलती हैं। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सही है, 100% सही है। आपके सारे सवाल नीट, AIPMT, एम्स, जितने भी सवाल है, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे इससे, इस इंफॉर्मेशन से। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है सर, ये बनना स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये तो कब बना होगा आप बताओ? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बोला गया इसको, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। सर ये 3 बिलियन ईयर्स पहले बना होगा। क्लियर है, ये 3 बिलियन साल पहले बना होगा। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना, इसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, म्यूटेशंस हुए, और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, और अब ये एक सेल बनने की डायरेक्शन में चला गया, और पहला सेल बना हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। पहला सेल बनने की डायरेक्शन में चला गया, पहला सेल बना हमारा कब? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल को बनने में कितना समय लग गया? लगभग 1 बिलियन ईयर लग गया, यानी कि 2 बिलियन ईयर्स पहले बना है ना। इससे पहले तो ये क्या बन रहा था? 3 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 100 करोड़ साल लग गए इसको, इससे प्रोकैरियोटिक सेल बनने में। आप मुझसे पूछोगे सर पहले मुझे ये बताओ कि जो न्यूक्लिक एसिड था वो पहला RNA था कि DNA था? मैं बोलूंगा RNA था। ये जो न्यूक्लिक एसिड था यहाँ पर, ये पहला, ये जो था वो RNA था। क्यों सर? RNA बन सकता है क्या? RNA सर, आप RNA को बाहर बना दोगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल बना दूंगा। किसने? हरगोबिंद साहब ने, खुराना ने बनाया था। हरगोबिंद खुराना साहब ने बनाया ना, 77 न्यूक्लियोटाइड का RNA बनाया। हमने पहले RNA बना दिया, किसी को यूज नहीं किया, DNA को टेम्पलेट की तरह यूज भी नहीं किया। लेकिन हम DNA नहीं बना सकते अभी भी। हमने इसको ये भी देखा है कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। उस टाइम पर अगर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी तो ये कर लेता, क्योंकि प्रोटीन्स कहीं हद तक इनएक्टिव पड़ा था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता था। तो ऐसा DNA नहीं कर सकता है। तो इसका ध्यान से समझना, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, आप जानते हो राइबोजाइम है ना, राइबोजाइम एक एंजाइम है, पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूं आपको इसके बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस में, ठीक है। दूसरी बात क्या की मैंने, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड, ये जो RNA है बेटा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, प्लस ये आपका कैन बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। DNA को नहीं बना सकते आप, जैसे किसने बनाया था? हरगोबिंद खुराना ने। क्लियर है बात, है ना? हरगोबिंद खुराना साहब ने बना दिया था। अच्छा, इसके हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल बन गया अब आपका। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल बना आप लोगों का, वो कैसा था? ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या बने जानते हो? कीमो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। कीमो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया बने। ये क्या करते थे सर? ये भाई उस टाइम पर बने, सबसे पहले सेल बने थे, अकड़ पूरी थी इनमें। हमने कहा कि अपन खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगे, बाहर बहुत सारा समुद्र में रहता है, समुद्र में खाना ही खाना पड़ा है, बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा है, बताया था ना भी, सारा ग्लूकोज वगैरह बन गया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन गए थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गए थे, सिंपल शुगर्स बन गई थी। उन्होंने कहा कि हम तो कोई खाना नहीं बनाएंगे, अपन तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन क्यों बोला? एनारोबिक रेस्पिरेशन है सर, अभी तो आपने बताया था। क्या सर? ग्लूकोज को मैं एरोबिकली नहीं तोड़ सकता, एनारोबिकली तोड़ूंगा। क्यों सर? ऑक्सीजन एब्सेंट है। अभी तक ऑक्सीजन क्या चल रहा है? एब्सेंट है। जब तक बोलूंगा, जब तक नहीं बोलता कि प्रेजेंट है, तब तक एब्सेंट मानकर चलोगे, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मानकर चलोगे, ऑक्सीजन नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होगा बालकों, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट।
ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि यहां से इस कीमो हेटरोट्रॉफ से दिन बने, जब ग्लूकोज खत्म होने लगा कि सारा ग्लूकोज हम खत्म कर देंगे। एक दिन आएगा जिस दिन हम सारा ग्लूकोज खा जाएंगे, सारा ग्लूकोज को खत्म कर देंगे, उस दिन हम खुद भी मर जाएंगे। भाई ये नंबर अपना बढ़ाते रहेंगे, एक दिन आएगा सारा ग्लूकोज खत्म कर देंगे, खुद भी मर जाएंगे। इन्होंने इनमें से कुछ ने क्या किया, इनमें से कुछ ने किया ये कहा कि अपना खाना हम खुद बना लेंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे। उन्होंने बोला कि कीमो ऑटोट्रॉफ बनेंगे हम। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कीमो ऑटोट्रॉफ इसमें कन्वर्ट हो गए, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफ तो आज भी देखने को मिलते हैं आपको। इनमें से कुछ कन्वर्ट हो गए इसके अंदर, क्योंकि जरूरी था कन्वर्ट होना। नहीं कन्वर्ट होते तो इस सारे ग्लूकोज को, सारा ग्लूकोज खाया था, एक दिन ग्लूकोज खत्म, ये भी निपट जाते, अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं बनती, हो सकता है। क्लियर। तो इसमें से कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ बन गए बेटा। और ये कीमो ऑटोट्रॉफ, ध्यान दीजिएगा, ये कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते थे, ये आयरन बैक्टीरिया थे। ये आयरन से मतलब ये एनर्जी लेते थे केमिकल से, दे टेक एनर्जी फ्रॉम केमिकल, है ना। आयरन वगैरह से, आयरन को फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते थे और वहां से एनर्जी वगैरह मिलती थी। ठीक है, उतना नहीं जानना है हमें। देन क्या हुआ बेटा, देन उन्होंने कहा कि भाई अब ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हम एक काम करेंगे, हम अब बड़े लोग बनेंगे, अपने को चाहिए फुल इज्जत। तो इन्होंने क्या कहा, एक काम करो, बैक्टीरिया क्लोरोफिल डेवलप कर लो। क्यों? क्योंकि सर केमिकल से कब तक एनर्जी लेंगे, एक ऐसी सोर्स लेते हैं एनर्जी का जो खत्म ही ना हो। सन तो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अभी करोड़ों अरबों सालों तक तो है ही हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि अब अपन खाना खुद बनाएंगे। 3 फोटो ऑटोट्रॉफ। कैसे, एरोबिक एनारोबिक? सर अभी आपने ऑक्सीजन की बात ही नहीं की, सारा एनारोबिक। ये कैसा, एनारोबिक। ये कैसा, एनारोबिक। ये कैसा, एनारोबिक। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा बात को ध्यान से देखो। CO2 है, ठीक है, CO2 है और H2O होता है, बट यहां पे मैंने S ले लिया, है ना। अब ध्यान से समझना, C6H12O6, और यानी कि इस कार्बन CO2 से इसके पास कार्बन आया, इस ऑक्सीजन से इसके पास ये ऑक्सीजन आया, यानी कि इससे क्या जरूरत थी, सिर्फ हाइड्रोजन की जरूरत थी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हाइड्रोजन डोनर है, सिर्फ हाइड्रोजन डोनर की जरूरत थी, है ना। तो इन्होंने H2S ले लिया और फिर यहां पे निकला सल्फर, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। बात आई, समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे बैक्टीरिया ये सब कैसे थे, एनारोबिक थे। तो ये सब एनारोबिक फोटोसिंथेसिस करते थे, बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप कर लिया, तो इसको बोला गया क्या, सल्फर बैक्टीरिया। आपने सुना होगा बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो विरिडिन नाम के कुछ पिगमेंट्स ये रख लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया थे। इन्होंने फिर सोचा कि यार एक काम करो, अब हम H2S की जगह हाइड्रोजन डोनर किसको यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे। जब ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिन्होंने वाटर को यूज किया, ध्यान से समझना, फिर क्या हुआ, C6H12O6, और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। भाई ऑक्सीजन ने कमाल कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, एनवायरनमेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया एनवायरनमेंट। यानी कि ये कौन थे ऐसे पहले, कौन थे भाई पहले? नीट 2013 में सवाल आया, 2013 नीट में सवाल आया। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर, नाम है साइनोबैक्टीरिया। नाम तो सुना ही होगा, है ना, या इसको और बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान से सुनना, यानी कि ये भी फोटो ऑटोट्रॉफ थे, फोटो ऑटोट्रॉफ थे, लेकिन ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ थे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर थे। पहले थे ऐसे जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करके एनवायरनमेंट को बदल दिया, एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बदल गया, और कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया, और आया क्या, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आया। सर ऑक्सीजन रेवोल्यूशन क्या है? भाई ऑक्सीजन रेवोल्यूशन है कि अब ए बायोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर स्टॉप? क्योंकि भाई अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन तो तोड़ देगा ना, ऑक्सीजन तो तोड़ देगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, हमें तो बनाने थे। अभी ऑक्सीजन आ गया, अब क्या हुआ, ध्यान समझना, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने मिलकर
2O3 बना दिया, यानी कि ओजोन फॉर्मेशन हो गया, ओजोन फॉर्मेशन हो गया। तो भाई यूवी रेस कम आने लगी, यूवी रेस की मात्रा कम हो गई। क्लियर है? फिर और क्या हुआ सर? ऑक्सीजन के आने से एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट कैसा बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट बन गया। और क्या हुआ सर? और प्यारे बच्चों, अभी तक एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, अब क्या हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन से कन्वर्ट हो गया किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो 2 ही एटीपी निकलती है फर्मेंटेशन में, है ना, 2 एटीपी निकलती है, और यहाँ तो 38 एटीपी निकलती है, कुछ में 36 निकलती है ना। शटल सिस्टम्स होते हैं, वो सब नहीं जानना भी आपको यहाँ। तो यानी कि लगभग 19 टाइम्स एनर्जी बढ़ गई। बहुत बढ़िया बात है। अब आपको समझ में आ गया सर, यहां से बैक्टीरिया वगैरह पूरे बनते हुए बैक्टीरिया यहां तक आ गए हैं। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, बात समझ में आई? अब ये बैक्टीरिया कैसा है? ये बैक्टीरिया खाना वाना अच्छा बना लेता है, ठीक है, ये खाना वगैरह अच्छा बना लेता है कुछ। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बना बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल बना। कैसे सर? सर भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल था। ये कैसा था? ये प्रोकैरियोटिक सेल था। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तेरे को दिख रहा है क्या? यहां पर पड़ा हुआ है डीएनए, नेकेड पड़ा है, मतलब सर न्यूक्लियस नहीं है, क्या है फिर? न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ, मीसोसोम्स वाला ये सब चीजें होंगी इसके अंदर। अब मेरे बच्चों ध्यान सुनना, अब एक बड़ी सी मोटू सी सेल ने देखा इस छोटी सेल को, छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को, छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को देखा, कैसी थी ये? सर खाना अच्छा बना लेती है। फिर दूसरी सेल को देखा, दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल, ये सर एनर्जी अच्छा बना लेती है। इन्होंने कहा कि काम करो, इसको मैं सबको खा जाऊंगा। इस सेल ने सोचा कि मैं इन सबको खा जाऊंगा। देखो, इसने इसको खा लिया, ये आ गया, इसने इसको भी खा लिया, और बहुत ही ज्यादा समय बाद इसने अपने डीएनए के ऊपर, इसने अपने डीएनए को भी सेपरेट कर लिया। ध्यान से सुनना, है ना। तो इसने क्या किया? सेल ने, इस बड़ी वाली सेल ने इन छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया। क्या हुआ सर? ये तो एंडोसाइटोसिस हो गया, खा गई सेल, एंडोसाइटोसिस कर लिया। लेकिन बेहतर किया, दोनों के लिए बेटर हो रहा है। इसका नाम आज हम जानते हैं क्या? इसका नाम क्या है? इस वाली सेल का, खाना अच्छा बनाती है तो क्लोरोप्लास्ट लिख देता हूं, वैसे तो प्लास्टिड है ना। इसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट। ये एनर्जी अच्छा बना रही थी, इसको बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया है। उन्होंने बोला कि देखो सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे, तू सिर्फ एनर्जी बना दे, खाना वाना सब हम दे देंगे। इसने बोला कि खाना वाना तू बना दे, एनर्जी वगैरह सारी चीजें बाकी हम करके दे देंगे। तो इसका भी बेनिफिट और इस पूरे सेल का भी बेनिफिट, सारा काम इजी हो गया ना, सबको एक दूसरे को बांट दिया, काम इजी हो गया। तो इन्होंने बोला कि इसका भी बेनिफिट है, इसका भी, सेल का भी बेनिफिट है, आपस में सबका बेनिफिट है। सर ये तो सिम्बायोसिस हो गया, म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों को बेनिफिट होगा, प्लस प्लस रिलेशन बोलते हैं हम इसको, इसको भी बेनिफिट, इसको भी बेनिफिट। तो इसको बोला क्या? इस पूरी थ्योरी को बोला क्या? एंडोसिम्बायोन थ्योरी, एंडोसिम्बायोन थ्योरी। ठीक है, एंडोसाइटोसिस से सिम्बायोसिस करके थ्योरी बनाई, और इस सेल को यहां से यहां तक बनने में, प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी बालको कब? 2 बिलियन ईयर्स पहले, और लगभग 50 करोड़ साल लग गए इसको बनने में। ये बनी क्या? यूकैरियोटिक सेल। आप बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है, बिल्कुल बनी है। तो सर क्या ये दोनों सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल से बने? बिल्कुल बने। प्रूव कर दो सर। इसके अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है बैक्टीरिया जैसा, इसके अंदर आपको 70S राइबोसोम मिलता है, सेम इसके अंदर भी मिलता है आपको 70S राइबोसोम, और बैक्टीरियल टाइप डीएनए मिलता है। ठीक है, तो यहां से यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे करते हुए पूरा यूकैरियोटिक सेल बना होगा। तो हमने जाना क्या?
गॉड पार्टिकल से लेकर एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्रोमॉलिक्यूल से। फिर वहां से हमने प्रोटोबायोन्ट लिखा। प्रोटोबायोन्ट को एक्चुअली क्या था बच्चों, प्रोटोबायोन्ट कोसरवेट्स थे जो ओपेरिन ने बोला, राइट। फिर प्रोटोबायोन्ट से यूबायोन्ट बने या प्रोटोसेल बने, जिसको माइक्रोस्फेयर बोला। सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फेयर जैसा कुछ बनाया जो कि उससे रिजेंबल करता था। फिर उससे क्या बना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और प्रोकैरियोटिक सेल बना। कीमो ऑटोट्रॉफ, कैसे, ग्लूकोज फर्मेंटेशन करने वाले। कीमो ऑटोट्रॉफ, कैसे, आयरन बैक्टीरिया। फोटोट्रोट्रॉफ, एन ऑक्सीजनिक। फिर फोटोट्रोट्रॉफ, ऑक्सीजनिक। एनऑक्सीजनिक वाले सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीजनिक वाले साइनो बैक्टीरिया। फिर उससे एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी और यूकैरियोटिक सेल बन गया। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज टोटली रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू की स्लाइड लगा देता हूं और थैंक यू सो मच। देखते रहिए ये लेक्चर्स और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। एंड ऐसे ही सारे लेक्चर्स आप लोगों के पास आते रहेंगे और पूरा कंटेंट पूरा कोर्स में यूट्यूब पे ऐसे डिलीवर करूंगा। धन्यवाद।